मेरा मानना है कि समय को ध्यान में रख करके पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लक्ष्य को ध्यान में रख कर पढ़ें। मेंस में अच्छा नंबर लाने के लिए आवश्यकता है कि आप क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करें, टॉपिक वाइज एनालिसिस करें। जाता था 62 या उससे पहले कि एक स्टैटिक्स टाइप का क्वेश्चन आता था जिसका आंसर लोग पहले से ही समझ जाते थे, लेकिन अब हाई हो गया। हाँ, अब हाई हो गया है। अब आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल में जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, तो भैया का उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। भैया ने 3 बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तीनों बार भैया इंटरव्यू तक पहुँचे। इस बार भैया को फाइनल सिलेक्शन मिला है। तो आज भैया से जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते थे कि लगातार भैया ने 3 बार इंटरव्यू दिया। ऐसी तमाम प्रकार की बातें कि भैया कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते थे, क्या टाइम टेबल फॉलो करते, करंट अफेयर वगैरह कहाँ से पढ़ते थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए, वो एजुकेशन बैकग्राउंड। सबसे पहले तो मैं आपको एवं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। थैंक यू सर। मैं पंकज कुमार सोनी हूं। मैं औरंगाबाद ज़िले से रहने वाला हूं। यह मेरी तीसरी अटेम्प्ट थी जिसमें मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयनित किया गया। मैं वर्ष 2018 से प्रिपरेशन कर रहा था। 64 में मुझे 10 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुई थी। 65 में मैं 1 नंबर से अधिक था, फिर भी कुछ टेक्निकल वजह से मुझे चयनित नहीं किया गया था। इस बार मुझे फाइनल सिलेक्शन किया गया और इसके लिए मैं अपने माता पिता, गुरुजनों, फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो जैसे कि भैया देखा जाए तो सिविल सर्विस काफ़ी अनसर्टेन एग्जाम होता है। लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, कई बार अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए? और भी तमाम पे आगे देखें तो जॉब है, जैसे आपने इंजीनियरिंग वगैरह की तो उसमें भी काफ़ी स्कोप। जी, जैसे आपने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मैं NIT जमशेदपुर से MCA वर्ष 2016 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने कंपनी में काम किया है। सर, आपने पहले भी कहा है कि ये जो एग्ज़ाम है अनसर्टेनिटी है, इसमें अनिश्चितता है सर। लेकिन अगर मेरी मानना है कि मैं या कोई भी स्टूडेंट अगर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए काम किया जाए तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु। अर्थ होता है कि सर आप कर्म कीजिए, एक निश्चित एम निर्धारित करके कर्म कीजिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो सर आपका मीडियम ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम जी। तो भैया देखा जाए तो आजकल एक ट्रेंड सा बन रहा है कि इंग्लिश मीडियम वालों का अगर UPSC देखें, अदर जो ये स्टेट पीसी एग्जाम है तो ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आगे फिर आपने एग्ज़ाम दिया, तो आप कैसे, कहाँ से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जब आप नए नए तैयारी में आए हो कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, कोर्स पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को इसी में होती है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें क्या पढ़ना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों इंग्लिश मीडियम से किया हूँ। जी। फिर आपने हिंदी मीडियम क्यों चूज़? हाँ, हिंदी मीडियम में मुझे थोड़ा सा परेशानी भी आई थी, लेकिन पटना में मैं जिस समय तैयारी करने गया था मटेरियल की कमी थी। इंग्लिश मीडियम? हाँ, इंग्लिश मीडियम में मटेरियल की कमी थी। और दूसरी बात है कि मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम सतीश कुमार, अभी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट GST अररिया में पोस्टेड हैं। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था मुझे। वो मुझे एक मित्र, बड़े भाई के नाते हर तरह से सपोर्ट किए। और मटेरियल की बात है तो सर मैं कुछ बुक्स, कुछ कोचिंग का मटेरियल और उसको एनालिसिस करके मैं खुद का अपना मटेरियल बनाता था, कैसे उसको कम समय में बेहतर किया जा सके, ये मैं किया। और मैं सबसे ही कहना चाहूँगा कि केवल मटेरियल को पढ़ के ऑब्जर्व मत कीजिए, उसको सीखिए, एनालिसिस कीजिए क्या कह रहा है। क्योंकि आप जो पढ़ के जाते हैं वो एक गारंटी नहीं होता कि हूबहू BPSC या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको मिल जाएगा। आप अगर उस चीज़ को एनालिसिस करके हर चीज़ को पढ़िए तो एक एज ए समाज में उस पर
एक्सप्लेन कीजिए, उसको समाज में एडजस्ट कीजिए कि कहाँ एडजस्ट हो रहा है, समाज का इनपुट क्या होगा, समाज का आउटपुट क्या होगा, क्या इसका बेनिफिट होगा, क्या इम्प्लीमेंट आएगा। तो इस ढंग से आप अगर पढ़ेंगे और उसको एनालिसिस करते जाएंगे ना, तो आपका मेंस जो है ना बहुत ही मतलब आनंदमय और मतलब आरामदायक हो जाएगा। आप मतलब बहुत कम समय में अच्छे कर लेंगे। तो जैसे कि आपने 3 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद लगातार आपने 3 बार प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे, तो प्रीलिम्स के लिए आप कैसे पढ़ाई करते थे? कई लोगों का तो देखा जाए तो 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट होता है, प्रीलिम्स ही निकलता है। स्पेशल लोगों से आप अलग करने की कोशिश करते थे, आप देखते थे कि ये तो भीड़ है, मेन से अलग कैसे रहूँ, तो क्या स्पेशल करते थे? सर, जो सभी लोग सिविल सर्विसेज तैयारी करने आते हैं, उनका एक अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, पढ़ने का तरीका होता है। सर, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे वहाँ पे कॉलेज में सीनियर के द्वारा या अन्य के द्वारा एक अप्रोच दिया जाता था कि इस ढंग से अप्रोच से अगर हम पढ़े देखते थे ना, तो मुझे लगता था कि बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इससे अगर हम करेंगे ना, तो मैं कम समय में अचीव कर सकता हूँ, और उसी स्ट्रेटजी को मैंने किया। पढ़ने के लिए सर सभी बच्चे पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ता है। कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा पढ़ता है, कोई 6 घंटा पढ़ता है। मेरा मानना है कि समय को ध्यान में रख कर के पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लक्ष्य को ध्यान में रख कर पढ़ें। बिल्कुल, यही आवश्यकता नहीं है कि आप 15 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं। 15 घंटा वाले का ना हो गया, 6 घंटे वाले मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उससे कोई बेनिफिट नहीं होती है। आप फ्रेश मन से अगर 10 घंटा भी कंटिन्यू पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी आवश्यक है, एनालिसिस करके पढ़िए, सीक्वेंस में पढ़िए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो सर, जैसे कि उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस आता है, तो मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग वगैरह करते थे, या आपका प्री निकल जाता था उसके बाद आप सोचते थे कि मैं आंसर राइटिंग वगैरह के लिए कोचिंग ले लूँ, क्या कैसे करते? जी, आपने सही कहा सर। मैं प्रीलिम्स होने के बाद सर आंसर राइटिंग भी किया हूँ, और मैं आंसर राइटिंग तो सभी जितने भी चयनित मेरे सीनियर भी होते हैं या जो भी हैं, सब यही कहते हैं कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और है भी सर। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करना, क्योंकि क्वेश्चन राइटिंग करने से आपको एक एक्सपीरियंस आता है कि हम इतने टाइम में लिख लेंगे। अगर इस ढंग का कोई क्वेश्चन इसके मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं इसे कोशिश करूँगा लिखने का, वो लिखा जाएगा। परंतु अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन का फॉर्मेट करना सीख जाएं, आप उसके बारे में एनालिसिस करना सीख जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप मेंस में ऐसा नहीं होगा डिस्क्वालीफाई होंगे। आप डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे पहले आंसर राइटिंग, उसके बाद उसको एनालिसिस करना, उसके बाद फॉर्मेटिंग करना, क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न से अलग अलग ढंग से फॉर्मेट करना, उसको इंटरलिंक्ड करना, सर ये हेल्पफुल होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल सर, देखा जाए तो और करंट अफेयर भी प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा रोल निभाता है, इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करते थे कि तमाम प्रकार के मंथली मैगजीन आते, कोचिंग वगैरह का उनका फॉलो करते थे? सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर का एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल रहा है। तो मैं स्पीडी, एडिटोरिया, दृष्टि को पढ़ता था। इसके अतिरिक्त में जो भी अच्छा है, मैं जब भी मार्केट जाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्राथमिकता होता है कि बुक स्टोर पे जाऊँ। मैं अन्य कहीं नहीं जगह जाता हूँ, कुछ नया नहीं आया है, और उसको देखता था, लगता था कि नहीं अच्छा है, तो मैं उसे लेता था। लेकिन हाँ, लेने के क्रम में केवल लिख करके रखने की कोशिश नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं जो पुरानी किताबें हैं, मैं उसे पूरा ख़त्म करने के बाद ही कोई नया किताब लेने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अक्सर यही रहता है कि सर, जब आप नया कोई किताब ले लेते हैं ना, तो पुरानी किताबें नीचे चली जाती हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये भी हम मतलब अपने दोस्त से कहना चाहूँगा कि आप कोई भी किताब लीजिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अच्छे से केयर ध्यानपूर्वक मतलब उसको पढ़िए, ऑब्जर्व कीजिए। 1 बार ना हो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और बात रही पेपर की, तो सर मैं प्रतिदिन दैनिक जागरण पढ़ता हूँ, जैसा कि आपने मेरा रूम में देख भी रहा है कि दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। लेकिन हाँ, इंटरव्यू जब था तो मैं उस समय 3 पेपर, एक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और एक द हिंदू पेपर को पढ़ता था, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा उस समय के घटनाओं पर विशेष नज़र रखनी होती पड़ती है। तो जैसे कि आपने लगातार
3 बार प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, तो आपको क्या लगा कि हर साल यूपीएससी का बीपीएससी का ट्रेंड बदलता जा रहा है या कि बराबर सेम कुछ चला रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बीपीएससी का समय के अनुकूल इसका ट्रेंड चेंज होते रहा है। पहले देखा जाता था 62 या उससे पहले कि एक स्टैटिक्स टाइप का क्वेश्चन आता था जिसका आंसर लोग पहले से ही समझ जाते थे, लेकिन अब और हाई हो गया। हाँ, अब हाई हो गया है। अब आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा। क्योंकि पहले जो होता था ना कि एक क्वेश्चन आया है, पहले से पता है, इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है, आप उसे अच्छा से कर लीजिए। लेकिन अब आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आप उसको करेंगे। इसीलिए मैं पहले आपसे कहा था कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करना सीख जाएंगे ना, कि कैसे इसको फॉर्मेट करें, अब कैसे इसको एनालिसिस करके हमको एक लिमिट में रखना है, 5 पेज 4 पेज के बीच में हमें रखना है। सबसे यही मेरा कहना था कि किसी भी स्टूडेंट को मेंस में अच्छा नंबर लाने के लिए आवश्यकता है कि आप क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग करें, टॉपिक वाइज एनालिसिस करें। तो सर बात करें जैसे कि रिवीजन की, तो पढ़ते जाते हैं तो पिछला भूलता जाता है। तो रिवीजन कितना महत्वपूर्ण, आप डेली रिवीजन करते थे या मंथली या वीकली, कैसे रिवीजन करने की कोशिश करते थे? सर रिवीजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लेकर के। तो सर मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था कि जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक या सिलेबस में जो हमारा दिया हुआ है, ये दिखते थे, इसको हाईलाइट करते थे कि यह इम्पोर्टेंट है। उसका मतलब एक रिपीटेशन में हम इसको करते थे रिवीजन। लेकिन जिसे लगता था कि नहीं, ये तो अभी है, मेरे माइंड में चल रहा है, क्योंकि सोने के बाद 1 घंटा एनालिसिस करता था मैं कि मेरे माइंड में है कितना भी। लगता था कि नहीं, इस चीज़ को मैं भूल रहा हूँ, तो लिख लिया। तो नोट करता था कि पहले मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है। और रिवीजन किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। एक तय दायरा में, तय समय में आप करें, बिल्कुल बेनिफिट रहता है इससे। सर आपने ऑप्शनल क्या बताया? सर आप ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी। जैसे सर आपने ऑप्शनल अभी पहले भी बताया था, तो सर आपको क्या लगता है कि कितना हेल्प रहा अभी तक की आपकी जर्नी में? और अगर जो न्यू एस्पिरेंट है या न्यू स्टूडेंट है, अभी प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, अगर वो सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं तो क्यों लें वो सोशियोलॉजी? और भी तमाम प्रकार ऑप्शनल है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे बीपीएससी के द्वारा ऑप्शनल को चयनित करने का मौका दिया जाता है। मैंने सोशियोलॉजी लेने का मुख्य कारण था कि समाजशास्त्र में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। समाज में क्या संरचनाएं हैं, समाज में क्या प्रक्रियाएं हैं, क्रिया है, अंतक्रिया है, सामाजिक संबंध क्या है। तो सर एक बात आप गौर करके समझिए कि एक प्रशासन को काम कहाँ करना पड़ता है? समाज में। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रहा हूँ, तो मुझे समाज को समझने के लिए आवश्यकता थी। एक अधिकारी को जब तक समाज के बारे में, सामाजिक संबंध के बारे में, अगर इसके बारे में अगर एक आइडिया ना हो, उनके बारे में नॉलेज नहीं हो, तो सिविल सर्विसेज में वो मज़ा नहीं आता है। अब मैं एक इंटरेस्ट के रूप में समाजशास्त्र को लिया था, और एक समाजशास्त्र का अंकदायी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। आप लेकर के, लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़िए। केवल आप रटाया हुआ चीज़ जा कर के वहाँ पर पुट न करें, उसके एनालिसिस करिए। समाज को पढ़ना है तो समाज को समझना पड़ेगा। जो भी आप पिछले ईयर का क्वेश्चन आप उठा कर देख सकते हैं, वो क्वेश्चन जो होता है ना, समाज शास्त्र में उस समाज से जोड़ करके क्वेश्चन रहता है। तो मुझे ये यहाँ पे हेल्पफुल रहा। और मैं, ऐसे तो उनकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है, किसी भी कर सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र एक अच्छा विषय है। जी। तो सर बात कर रहे हैं जैसे टाइम टेबल की, तो आप कितने घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करते थे? सर मैं प्रतिदिन कम से कम 10 घंटा पढ़ता था, इससे कम नहीं आता था। आप इतना ही पढ़ते आ रहे हो कि एग्जाम नजदीक आता था तो और घंटे पढ़ते जाते हैं? ऐसा 10 घंटा मिनिमम है सर। लेकिन अगर एग्ज़ाम आता था तो मात्र 6 घंटा सोने का समय और 1 से 1.5 घंटा अन्य और कार्य, स्नान करना वगैरह के काम करने के बाद, बाकी मैं सभी चीज़, मतलब सिर्फ जितना भी पॉसिबल समय था, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, मैं कोशिश करता था कि एग्ज़ाम से पहले मेरा टोटल सिलेबस कवर हो जाए।
देखा जाए तो सर इतने साल हो गए आपको, जब प्रिपरेशन में लगातार 3-4 साल लग जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं या रिलेटिव या जो मोहल्ले आस पड़ोस के गांव वाले की नहीं हो रहा तो तैयारी छोड़ दो, ताने मारते हैं कि अपना कोई काम धंधा देख लो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं मम्मी पापा के। तो ऐसा कभी आपके साथ इंसिडेंट हुआ तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, इस छोटे से रूम में रह के आपने 3-4 साल गुजार दिए? सर स्वाभाविक है कि जब अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रतीक्षा में रहते हैं और नहीं पूर्ण होता है तो तरह तरह की बातें उठने लगती हैं। मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव भी मतलब पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ के लोग भी मुझे यही कहते थे कि लगता है कि पटना में पढ़ता नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं बोला सर। लेकिन मैं उन सब के बातों को एक एनर्जेटिक रूप में लेता था। जैसे कि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ तो उत्प्रेरक होता था ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो और क्रिया को बढ़ाते। हाँ, तो मैं उत्प्रेरक रूप में उन सब के बातों को लेता था और मुझे अन्य मतलब दिनों की अपेक्षा मुझे और उस दिन आता था कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। अब मैं जानता था कि ये लक्ष्य थोड़ा सा टफ है, लेकिन अंदर विश्वास था कि मैं कर लूँगा। और सर मैं अपने परिवार को सर मैं बहुत ही मतलब कर रहे हैं ना, रियली मैं दिल से मैं भगवान सबको इस तरह का परिवार दें। मेरे माताजी, पिताजी, भाई, चाचा, मतलब चाय बेच करके मुझे अपने आप में जब मैं कभी सोचता हूँ ना तो अंदर से द्रवित हो जाता हूँ कि मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ। यही मुझे मोटिवेट करता था। कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 64 में नहीं हुआ, 65 में नहीं हुआ, मुझे लगता था कि नहीं, क्यों नहीं होगा, अगली बार होगा। जब वो हमेशा कर रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, हम आपको साथ हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार रहता था और अंत तक आप लोग की देख रहे हैं सिलेक्शन हो गई। तो सर बात करें जैसे बुक लिस्ट की, अगर जो न्यू एस्पिरेंट स्टूडेंट है न्यू, तो कोई ऐसी आप कंप्लीट बुक लिस्ट बताइए, टॉप जो बुक लिस्ट है बीपीएससी की, तो उनका जो प्रीलिम्स है वो आसानी से वो बुक पढ़ के क्लियर हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम है इसको शॉर्ट तरीका से नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, एक स्ट्रेटेजिक के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप शॉर्ट कीजिएगा तो ये एग्ज़ाम 3 अटेम्प्ट का है, 3 फेज़ का है। प्रिलिमिनरी है, मेंस है, इंटरव्यू है। शॉर्ट कहिएगा, कहीं हो सकता है शॉर्ट आपको ख़राब कर दे। मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है सर। स्टेट पीसीएस के लिए प्रतियोगिता दर्पण का है, ये भी अच्छा आता है। दृष्टि का पढ़ा है सर, लूसेंट भी पढ़ा है, समझ गए। इसके बाद जो है एनसीईआरटी के सार संग्रह आता है। तो एक बार जब आप उसे अच्छा से पढ़ लेंगे ना, सीक्वेंस से पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको केवल रिवीजन में हर चीज़ स्ट्राइक करेगा माइंड में, कहीं पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल उसको देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आप अंतोगता मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कोई भी न्यू एस्पिरेंट को कि आप अकबकाएं नहीं, धैर्य से एक सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यूसली तैयारी करें और किसी भी बुक को पढ़ें तो कंप्लीट करें। केवल आधा पढ़ाना है, बुक आ गया तो वो आ गया, नहीं, यही सबसे बड़ी गलत बात है। हो सकता है कि वही एग्जाम में आए जो उसने आप छोड़ा है, सही है। फिर आकर के किताब को फाड़ेंगे कि अब हम तो पढ़ा ही नहीं था, सही है। तो सबसे पहले आवश्यकता यही होती है कि आप किसी चीज़ को एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, इतना समय पढ़ना है और बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे। तो अंत में जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो एस्पिरेंट बीपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में आप? देखिए, आप अगर मेहनत करते हैं, धैर्यपूर्वक लगन से मेहनत करते हैं, तो सफलता निश्चित प्राप्त होगी। आप एक अपने से एक स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी खुद से बनाने की आवश्यकता होती है, और ख़ास करके जब अगर सिविल सर्विसेज में आना है तो किसी अन्य को स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए इस पर आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि आप में जो क्षमता है सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं समझ सकता कि मेरे में क्या क्षमता है। अपने क्षमता के अनुसार उस स्ट्रेटेजी को समझिए और डेफिनेटली आप सिलेक्शन होंगे।